चल, पहला क्वेश्चन नंबर 5। 5 में एम लिमिटेड agrees to acquire N based on capitalization of last 3 years profit. Earning yield 25%. Calculate the value of business based on earning yield basis. तो पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 75, 89, 82। तो ट्रेंड नहीं है, इंक्रीज इन ट्रेंड नहीं है, तो वेटेड एवरेज नहीं लेके सिंपल एवरेज ले। तो 75 प्लस 89 प्लस 82 डिवाइड बाय 3 टू 40। फाइनल आंसर 82। तो 82 ये आया एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन है 25%, तो 82 डिवाइड बाय 25%। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? 6। ओके। 10th, Smith Limited has profit after tax of 400 lakhs with extraordinary income of 60 lakhs. The cost of capital and applicable tax rate are 20 and 30%. What is the value of Smith Limited? इस पे सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को निकालना पड़ेगा। जो हमने गुडविल में अप्लाई किया था वो हर जगह पे अप्लाई होता है। अपने को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट इन द सेंस जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आता है वो अपने को चाहिए। तो अगर कुछ एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग ऐसा अगर कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है तो अपने को रिमूव करना है। ठीक है। तो 400 लैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो अपने को पहले इसको बिफोर टैक्स पे या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो डायरेक्टली 60 को पोस्ट टैक्स लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इनकम है, माइनस होगा, तो 400 माइनस 60 इंटू 1 माइनस 0.3। ठीक है, तो कितना आ रहा है एफ एम पी? तुम लोग ने ये किया कि नहीं? पहले 400 था ना, उसमें टैक्स ऐड कर दिया टैक्स। फिर बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम है 5114। माइनस टैक्स करो, आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। 358 आ रहा है आंसर। कोई करना पड़ेगा, कितना है? बिना टैक्स नहीं है। तो पैट है 400 प्लस टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स है 30। तो ये 100, ये 30, ये 70, तो बिफोर टैक्स कितना आया? 0.64। इस पे से ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ये निकाल देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है 60 का, तो 511.64 ये आएगा एफ एम पी बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करो तो मिलेगा एफ एम पी। कितना आ रहा है एफ एम पी फाइल? 358। कैपिटलाइजेशन वो तो बता रहे 20% के हिसाब से करना है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू 358 डिवाइड बाय 20%। यानी कि शॉर्टकट ये रहेगा कि डायरेक्ट तुम लोग उसको पोस्ट टैक्स ऐड बैक कर दो। ऐड नहीं करोगे, लेस करोगे, इनकम प्रॉफिट कम हो, वो ज्यादा इजी रहेगा तुम लोग के लिए।
हो गए? चलो 11th, ABC company is considering acquisition of XYZ, which has 1.5 crore shares outstanding and issued. The market price per share is 400 at present. ABC's average cost of capital is 12%. Available information from XYZ indicate its expected cash accruals for next 3 years as follows. तो रुपीज इन करोड़ 3 साल का दिया है, ये क्या दिया है? कैश अक्रूवल्स दिया है, यानी कि कैश क्लोज दिया है। Calculate the range of valuation ABC has to consider. Present value 12% for 1 to 3 years दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना, जो जो टेक्निक तुम लोग अप्लाई कर सकते हो वो सभी टेक्निक अप्लाई करने का, और जो जो वैल्यूएशन मिल सकता है वो सब वैल्यू फाइंड करने का, उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वाला फाइंड करने का, वो तुम लोग का रेंज ऑफ वैल्यूएशन है। ठीक है, तो अभी देखो, एक तुम लोग को दिया है कि 1.5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, मार्केट प्राइस 400 रुपया है। ठीक है, तो पर शेयर का या तो वैल्यू निकालो या तो टोटल एबीसी का, क्योंकि यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकालने को बोला है, शेयर का वैल्यू बोला नहीं है। ठीक है, तो पहला वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एबीसी इक्वल टू 1.5 करोड़ इंटू रुपीज 400, 600 करोड़, ये एक वैल्यू मिला। दूसरा, बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तुम लोग को कैश फ्लोज आगे के ईयर का दिया है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 250, 300, 400, 1 2 3, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 12%। तो प्रेजेंट वैल्यू ये कितना आ रहा है? ओके, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है 12% है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रॉफिट डिवाइड बाय, जैसे यहाँ पे किया हमने, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट दिया ही नहीं। ठीक है, तो अपन उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और ये क्योंकि फ्यूचर का कैश फ्लो है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है, तो ऑब्वियसली उससे कैपिटलाइज नहीं करेगा। कैपिटलाइज पास्ट प्रॉफिट को किया जाता है और फ्यूचर के प्रॉफिट को डिस्काउंट किया जाता है। ठीक है, तो बस ये दो वैल्यूज आएगा, और मैं यहाँ पे रेंज लिख देने का कि रेंज ऑफ वैल्यूएशन इक्वल टू 600 करोड़ टू 747.15 करोड़। लेकिन जब हम लोग केवल यूज कर रहे थे नॉर्मल कैश फ्लो वाला, तो वहाँ पे पूरे लास्ट में मिनिमम निकालना, तो जो मैक्सिमम मिनिमम? डिपेंड करता है। अरे नहीं नहीं, वो सम का लॉजिक ही अलग था। वो सब में तुम लोग को दो कंपनीज का एंगल से आंसर निकालने को बोला। तो वो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जितना कैश फ्लो मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उतना तो मिनिमम मांगे। ठीक है, तो वहां पे वो पूरा का पूरा है ना कैश फ्लो के बेस पे था। एक और अगर वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो सेलिंग कंपनी अपना एनए निकालता और वो बोलता कि मेरा एनए मुझे दे दो, तो वो दूसरा एक वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तीसरा, प्रॉफिट अपने को गिवन था, तो प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते तो तीसरा वैल्यूएशन मिलता, क्योंकि वो सम का बेस ही पूरा कैश फ्लो पे था। ठीक है, तो बाकी के मेथड हमने यूज ही नहीं किया। ये सम क्या बोल रहा है कि तुम लोग जितना आंसर पॉसिबल है उतना आंसर निकालो और एक रेंज बता। तो तुम लोग को हर एक मेथड यहाँ पे अप्लाई करने को ट्राई करना है। अगर प्रॉफिट दिया रहता तो अपन ये भी अप्लाई करते हैं, इस पे भी आंसर निकालते। ठीक है, तो जो मिड वाले आंसर है ना वो सब इग्नोर कर दो, जो लोवेस्ट आंसर है और जो हाईएस्ट आंसर है वो दोनों का रेंज बनेगा। तो ऐसा नहीं कि कैश फ्लो वाला ही ऑलवेज मिनिमम आता है, दूसरे आंसर भी मिनिमम आ सकते हैं। समझा? और वहां पे मिनिमम उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि परचेसिंग कंपनी मैक्सिमम कितना पे करेगा, तो सेलिंग कंपनी मिनिमम कितना एक्सपेक्ट करेगा, अपन वो निकाल रहे थे। तो वो अकेला मिनिमम आंसर ऐसा अपन क्लेम ही नहीं कर रहे। कैश फ्लो के बेसिस पे मिनिमम इतना अमाउंट वो लोग मांगे, वैसे वहां पे लॉजिक। ठीक है, तो बाकी के मेथड हमने वो सब में अप्लाई ही नहीं किया था कि अपन उसको मिनिमम लोवेस्ट यही है, ऐसे अपन वहां पे क्लेम ही नहीं कर रहे। समझा?
चलो क्वेश्चन नंबर 6। Shah Limited had earned profit after tax of 48 lakhs for the year just ended। यानी कि ये T जीरो है या जीरो? ठीक है, लास्ट ईयर का बोला है। ठीक है, तो 0 ईयर का है। It wants you to ascertain the value of its business based on the following information. First one, tax rate for the year just ended was 36%. Future tax rate is estimated at 34%। तो प्रॉफिट को बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करने के लिए 36 यूज करेंगे और बाद में वापस आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करने के लिए 34 यूज करेंगे, जो गुडविल में हमने किया था सेम पे। द कंपनीज इक्विटी शेयर आर कोटेड एट ₹120 एट द बैलेंस शीट डेट। द कंपनी हैड इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 50 ईच। यानी कि 20 लाख शेयर होगा, 2 लाख शेयर होगा ना, 2 लाख शेयर। 100 lakhs है, शेयर ऑफ 50 ईच है। ठीक है, तो 2 लाख शेयर। 120 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। The profit for the year have been calculated after considering the following in P&L account. Subsidy of 2 lakh received from government towards fulfillment of certain social obligation. The government has withdrawn this subsidy, hence this amount will not be received in future. तो ये नॉन रिकरिंग है एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग है। गुडविल में ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं, गुडविल में ऐसे एडजस्टमेंट हमने किए है, तो सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन ये गुडविल को वैल्यू करने के लिए सब नहीं बना है, ये बिजनेस के वैल्यू करने के लिए सब बना है। लेकिन लॉजिक वही रहेगा कि हम लोग को पहले एफएमपी निकालना पड़ेगा। ऑलवेज जब भी अपन कोई भी वैल्यूएशन का टेक्निक यूज करेंगे तो अपन अपना जो प्रॉफिट है वो बेस्ड ऑन पीएनएल अकाउंट वाला लेते नहीं है, अपन एफएमपी ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वही जेन्यून है। जो आगे आने वाला प्रॉफिट है वो अपने को कंसिडर करना है। जो प्रॉफिट में ऐसे एलिमेंट है कि जो अपने को फ्यूचर में आने ही नहीं वाले, उसको यूज करके अगर तुम लोग बिजनेस का वैल्यू निकाल रहे हो या फिर गुडविल का या कोई असेट का वैल्यू निकाल रहे हो तो गलती हो। तो हर वैल्यूएशन में तुम लोग को एफएमपी को फोकस करना है, जो प्रॉफिट है बुक प्रॉफिट से, ठीक है, उसको यूज नहीं करना है। आया समझ में? तो ये सब्सिडी है जो अपने को पास्ट में मिला था, गवर्नमेंट ने स्कीम विड्रॉ कर लिया है, तो ये नॉन रिकरिंग भी है एज वेल एज ये नॉन ऑपरेटिंग भी है। बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है, कुछ सोशल ऑब्लिगेशन करने के लिए थोड़ी कंपनी बना है। ठीक है, तो ये दोनों रीजन से इसको निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट में ये एड बैक होगा। इंटरेस्ट ऑफ 8 lakh ऑन टर्म लोन, द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस टर्म लोन वाज फुल्ली सेटल्ड इन द लास्ट ईयर। तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नॉन रिकरिंग हो रहा है। क्यों नॉन रिकरिंग हो रहा है? क्योंकि ये लोन ही रीपे हो गए, तो आगे से ये इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से जो प्रॉफिट आएगा वो 8 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंस ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन रिकरिंग बन रहा है, इसके वजह से हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं। मैनेजरियल remuneration rupees 15 lakh। The shareholder have approved an increase of 6 lakh in the overall managerial remuneration for the next year onwards। तो बताओ, 15 लाख को रिमूव करें, 6 लाख को, 15 माइनस 6 या 15 प्लस 6? सिर्फ 6? बराबर। क्यों सिर्फ 6? क्योंकि 15 लाख तो लास्ट ईयर तक था ही, तो वो ऑलरेडी पीएनएल में रहेगा। वो आगे के ईयर से और 6 लाख रुपया पीएनएल में आएगा, तो 15 लाख तो ऑलरेडी है पीएनएल पे। और बर्डन कितना आ रहा है? तो 6 लाख का आ रहा है, वो अपने को एफएमपी के लिए फ्यूचर का एक्सपेंस करके लेना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹8 लाख। ये एबनॉर्मल भी है और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है, तो फिर ये एड बैक होगा। तो अभी देखो, तो को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 48 lakhs। लास्ट में लिखा है इग्नोर टैक्स इफेक्ट देयर ऑन, एक्चुअली वो सिर्फ लास्ट वाले के लिए लिखा है। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी का जो है वो अपने को टैक्स इफेक्ट वगैरह लेना है। यानी कि इन शॉर्ट सिंपल क्या करना है, 48 लाख जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उसको पहले बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करते हैं 36% का रेट लेकर। बाद में सब्सिडी, इंटरेस्ट, मैनेजर रेम्यूनरेशन और लॉस ऑन सेल, ये सबको पीएनएल से रिमूव करते हैं।
तो अपने को मिलेगा एफएमपी बिफोर टैक्स। बाद में उसमें से टैक्स माइनस होगा 34 वाला, तो एफएमपी आफ्टर टैक्स मिलेगा। ठीक है। अब ये एफएमपी तो मिला, अपने को ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं? जो भी डेटा दिया है उसमें से जो टेक्निक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जो टेक्निक पॉसिबल रहेगा, वो अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो एफएमपी मिला है। और आगे पॉइंट नंबर 2 में तुम लोग को इक्विटी शेयर का एमपीएस दिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स दिया है। ये दो डेटा दिया हुआ है, तो बिजनेस का वैल्यू भी कैसे निकाले? प्रॉफिट आएगा तो अपन ईपीएस निकाल नहीं, लेकिन वो तो ओके, ईपीएस चलो निकालो बाद में। पी मिलेगा, पी से के मिलेगा, और एफ एम पी डिवाइड बाई के, वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलेगा। आ समझ में? ऑब्वियसली 48 लाख वाला ईपीएस लास्ट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का एनपीएस ले रहे हैं, तो करंट ईयर का ईपीएस लगेगा। तो दोनों करंट ईयर का, जो ईयर कंप्लीट हुआ है उसी का ही लगेगा। तो अपने को करंट मार्केट प्राइस दिया 120, करंट ईपीएस अब निकालना है बेस्ड ऑन 48 लाख प्रॉफिट। उस पर कुछ ये प्लस माइनस वगैरह करना नहीं है, जो प्रॉफिट एक्चुअली आया उसके बेसिस पे ईपीएस फाइंड करना है। ठीक है, वहां से अपने को मिलेगा पी, पी को रिवर्स करेंगे 1/पी, तो मिलेगा के, एफ एम पी डिवाइड बाई के परसेंटेज, वैल्यू ऑफ बिजनेस। आ समझ में? तो चलो पहला वर्किंग तुम लोग ही करो। वर्किंग नोट नंबर 1, एफएमपी। एफएमसी एफएमपी आफ्टर टैक्स 50। 4,78,000। अच्छा, पूरा अमाउंट में निकाला। 4,78,000। ओके, उसके बाद में एमपीएस दिया है 120, ईपीएस कितना आया? ईपीएस पर 120। ज्यादा ईपीएस नहीं, 948 डिवाइड बाय 2 है ना, 24। डिवाइड बाय 2 क्यों? हाँ, 2 लाख 2 लाख। 24। 48 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 24। एमपीएस 120 है, तो पी 120 बाय 24, 5। के 1 डिवाइड बाय पी, तो 1/5, यानी कि 20%। ठीक है, और वैल्यू ऑफ बिजनेस तो आएगा 54,78,54.78 लाख डिवाइड बाय 20%। तो 273.20। हो गया?
चलो क्वेश्चन नंबर 13. You are the director of Ram and Company. One of the project you are considering is acquisition of Shyam and Company. Shyam, the owner of Shyam and Company, is willing to consider selling his company to Ram and Company if he is offered an all cash purchase price of 5 million. वो बोल रहे कि 5 मिलियन मुझे अगर ऑफर किया तो मैं बिजनेस बेच दूंगा. ठीक है, और वो भी कैश में चाहिए उसको. The project estimate that the purchase of Shyam and Company will generate the following profit after tax cash flow. वर्ड देखो कैसे यूज किया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है. तो कैश फ्लोज दिया हुआ है 5 साल का. If you decide to go ahead with the equation, it will be funded with Ram's standard mix of debt and equity at the firm's weighted average after tax cost of capital of 9%. यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% का लेना है. Ram's tax rate is 30%. Should you recommend acquiring Shyam and Company to your CEO? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 9%, अपने को यूज करना है. तो टैक्स रेट का काम क्या है? जब ये कैश फ्लो ये आफ्टर टैक्स दिया है, WACC भी आफ्टर टैक्स दिया है, तो टैक्स कहीं पे यूज ही नहीं होगा ना. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है ना, बिफोर टैक्स दिया रहता तो टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करते. तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया, डिस्काउंट फैक्टर भी आफ्टर टैक्स से चाहिए और आफ्टर टैक्स से दिया है. ठीक है, तो टैक्स का कोई काम ही नहीं है, जस्ट वो कंफ्यूज करने को दिया है, उसको सिंपल इग्नोर करो. तो जस्ट ये 5 साल का जो कैश फ्लो है इसको डिस्काउंट करो 9% से, प्रेजेंट वैल्यू निकालो. वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको 5 मिलियन से कंपेयर करो. अगर प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा आ रहा है तो बिजनेस खरीदना वर्थ है, यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, पेमेंट 5 मिलियन का ही है. ठीक है, तो फिर ये खरीदना चाहिए, अदरवाइज मना कर देने का. हाँ समझ गए, होमवर्क ले लो. क्वेश्चन नंबर 12. AB Limited is planning to acquire and absorb the running business of X5. The valuation is to be based on the recommendation of merchant banker, and the consideration is to be discharged in the form of equity share to be issued by AB Limited. PC इक्विटी शेयर से जाएगा और PC कितना रहेगा वो मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा. As on 31st March 16, paid up capital of AB consists of 80 lakh share of 10 each. The highest and lowest market quotation during last 6 months were 570 and 430. For the purpose of exchange, the price per share is to be reckoned as average of highest and lowest market price during last 6 months ended 31st March 2016. अपन AB है, ठीक है, अपन परचेसिंग कंपनी है, तो अपना कैपिटल है 80 लाख शेयर ऑफ 10 each. लास्ट 6 मंथ्स पे शेयर मार्केट में हाईएस्ट अपने शेयर का भाव था 570 और लोवेस्ट भाव था 430 लास्ट 6 महीने में शेयर मार्केट में. और वो लोग बोल रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज ऑफ शेयर, द प्राइस पर शेयर इज टू बी रिकन्ड एज एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स. तो लास्ट 6 मंथ्स पे जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस है उसका एवरेज प्राइस वो अपना इश्यू प्राइस गिना जाए. तो 570 प्लस 430 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 500 रुपीज ये अपना इश्यू प्राइस आएगा. X5 Limited's balance sheet on 31st March 16 is summarized below. 20 lakh equity share of 10 each fully paid, 10 lakh equity share of 10 each 5 paid. Loans, fixed asset, current asset. An independent firm of merchant bankers engaged for the negotiation. They produce the following estimate of cash flow of business of XY Limited. After tax earning of equity. ठीक है, यानी कि कैश फ्लो बता रहे, टर्मिनल वैल्यू के साथ सब कुछ दे दिए. ठीक है, तो सिर्फ ये वैल्यूज को अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है. It is the recommendation of merchant banker that business of XY may be valued on the basis of average of aggregate of discounted cash flow at 8% and net asset value.
वापस एक बार लाइन रीड करते हैं. इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर that business of XY may be valued on the basis of average of number one aggregate of discounted cash flow at 8% and number two net asset value. तो अपन एक एनए निकालेंगे. बैलेंस शीट गिवन है तो वहां से एनए मिलेगा. कैश फ्लो गिवन है तो उसको डिस्काउंट करेंगे तो वो एक वैल्यू मिलेगा. तो जो दो बिजनेस के वैल्यूज मिलेंगे उसका एवरेज निकालेंगे, वो अपना फाइनल बिजनेस का वैल्यू. और उसको पे कैसे करना है? तो 500 रुपए के शेयर से पे करना है. ठीक है. तो नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना है ये अपने को मिल जाएगा. समझा? द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%. 3 साल का 4 साल का सब दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ XY लिमिटेड. नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बाय AB लिमिटेड. द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ XY लिमिटेड. ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो क्यों दिया है? क्योंकि दो अलग अलग शेयर है. एक 10 का फुल्ली पेड और एक 10 का 5 पेड. तो किसको कितना शेयर्स मिलेगा ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट यूज हो. तो सिर्फ वो एक पार्ट थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा, बाकी पहले दो पार्ट तो बहुत सिंपल है. क्या? नहीं, ये मॉड्यूल का सब है. ओके, चलो सबसे पहले फर्स्ट बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ये तो भी तुम लोग ही कर लो. ठीक है. पूरा कैश फ्लोज दिया उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 8% के हिसाब से. टर्मिनल वैल्यू के लिए भी फिफ्थ ईयर का ही आएगा. कितना? 592.4. दूसरा मेथड एनए वैल्यू. रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स. किसी का भी रिवाइज्ड वैल्यू तो दिया नहीं है तो सब कुछ बुक वैल्यू आएगा.
फिक्स्ड असेट 150, करंट असेट 200 लेस रिवाइज स्टोरेज ऑफ लाइबिलिटीज उसमें लोन्स 100 तो 250 ये आएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी थर्ड, वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखते हैं ना, वो अच्छा रहे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन प्लस नेट एसेट वैल्यूएशन डिवाइड बाय 2, तो 592.4 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, 41.2। अभी इश्यू प्राइस क्या रहेगा, तो इश्यू प्राइस ऑफ शेयर 570 plus इक्वल टू एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, तो 570 570 प्लस 430 बाय 2 500। नंबर 5, नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड इक्वल टू 421.2 डिवाइड बाय 500, 8424 लैक्स, लैक्स है या करोड़ है, लैक्स है, दैट इज 84,240 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी सम का लास्ट पार्ट कि ये जो 84,240 शेयर्स है, ये अपन ये दो जो शेयर होल्डर्स है ये लोग को बांटेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, अभी देखो एक तो वो इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट आएगा, वो हिसाब से अपन फाइंड कर सकते हैं, दूसरा अपन वैल्यू के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वाला पहले भी हमने अप्लाई किया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल में, तो वही वाला अप्लाई करते हैं, वो इजी रहेगा। तो फेस वैल्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 है फुल्ली पेड, नंबर ऑफ शेयर है 20 लाख, तो उसका इक्विवेलेंट 20 लाख ही रहेगा, फुल्ली पेड है। फेस वैल्यू 10 रुपीज 5 पेड, नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख, फेस वैल्यू 10 फुल्ली पेड वाला। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 25 लैक्स। आया ना समझ में। तो 25 लाख शेयर्स हेल्ड, न्यू शेयर्स कितना दे रहे हैं, 84,240। ठीक है, तो 20 लाख शेयर को कितना और 5 लाख शेयर को कितना,
20 लाख के लिए 67390, 5 लाख के लिए 16848। ठीक है। देयरफॉर एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा? तो 20 लाख को 67,000 शेयर। ठीक है, तो एक शेयर को कितना? तो 67 डिवाइड बाय 20 लाख। 0.0 हाँ, पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। और दूसरे वाले का एक्सचेंज रेशियो आएगा 16,848 डिवाइड बाय, अब इसको अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर से लेंगे। ठीक है, ये तो अपना 5 लाख तो इक्विवेलेंट था, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है ना, तो डिवाइड बाय 10 लाख। 0.01684810। 0.02 शेयर्स पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, ₹5 पेड। पर एक शेयर के लिए 0.02 शेयर्स बने। आया समझ में? क्लियर है ना? चलो।